हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आपके अपने YouTube चैनल शिवा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सीखेंगे क्या, प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। ओके, तो सबसे पहले विद्यार्थियों बिल्कुल भी देर ना करते हुए हम बात करें श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। ओके, तो श्रेणी क्रम संयोजन विद्यार्थियों, यदि हम एक से अधिक प्रतिरोधकों को ले लें, है ना, और एक प्रतिरोधक का, जैसे एक हमने ये प्रतिरोधक ले लिया, ठीक है, इसका ये वाला जो इंड है वो क्या है, पहला इंड है, मतलब फर्स्ट इंड है, ये पहला सिरा, और ये वाला जो इसका इंड है वो क्या है, दूसरा सिरा है। फिर हम इसके आगे एक और प्रतिरोधक ले लें विद्यार्थियों, तो इसका ये वाला एंड क्या होगा, ये वाला, ये पहला और ये दूसरा। तो जब हम पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं विद्यार्थियों, क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को क्या बोला जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन कैसे, एक प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख देनी है कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो आइए मैं इस परिभाषा को लिख देता हूं। ठीक है विद्यार्थियों, आप ये परिभाषा अपनी नोट्स में मेंशन कर लें। ओके विद्यार्थियों, अब हम श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम इसका कुछ भाषा लिख देते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से हम इसके सूत्र की व्युत्पत्ति कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विद्यार्थियों चित्रानुसार, जैसा कि हम चित्र इसका बना लिए हैं। कितने प्रतिरोधक आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, 1, 2 और 3। तो हम यही लिखेंगे विद्यार्थियों कि माना 3 प्रतिरोधक, क्या, माना 3 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये लाइन आपको यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना है आपको विद्यार्थियों कि जो तीनों प्रतिरोधक हैं जिनके प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं, इनके सिरों पर इस सेल के द्वारा जैसे ही हम कुंजी को ऑन करते हैं, कुंजी ही हम स्विच को ऑन करते हैं, तो इस सेल के विद्युत वाहक बल के कारण, विद्यार्थियों प्रतिरोधकों के सिरों के बीच क्रमशः विभवांतर V1, V2 व V3 उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये लाइन भी यहाँ पे हमें लिखना है कि सेल के विद्युत वाहक बल के कारण प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर V1, V2 और V3 उत्पन्न हो जाता है। किसके कारण उत्पन्न हो जाता है विभवांतर, तो जो सेल की विद्युत वाहक बल है V, उसके कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर V1, विभवांतर V2 और विभवांतर V3 उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जो यहाँ पर प्रतिरोधकों के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर है, इसका जो टोटल होगा विद्यार्थियों, वो विद्युत वाहक बल V के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर आप चाहते हैं तो ये लाइन भी लिख दीजिए। क्या लिखेंगे यहां पर कि उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोधकों के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, ये छोटी सी लाइन लिख करके आप अतः करके इसका सूत्र बता देंगे। अतः
विद्युत वाहक बल भी बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, और इसी को दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आपको एक छोटी सी लाइन लिखनी है विद्यार्थियों कि यदि सर्किट का कुल प्रतिरोध R है और सर्किट में परिपथ में I एम्पियर की धारा बह रही है तो ओम के नियम से, ये छोटी सी लाइन आपको लिख लेना है। क्या लिखना है कि यदि परिपथ का कुल प्रतिरोध R हो और धारा I बह रही हो या कि I एम्पियर की धारा बह रही हो तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो यहां से आपको V1 V2 और V3 निकालना है। तो यहां से क्या V1 बराबर निकल के आएगा विद्यार्थियों IR1 या R1I। V2 बराबर निकलेगा क्या IR2 और V3 बराबर निकलेगा IR3। ये ठीक है, यहां पे आप इसको IR1 लिख लीजिए, IR1। अब इन सभी मानों को आपको कहां रखना है, समीकरण 1 में रख देना है। ओके, जैसे ही आप इन मानों को समीकरण 1 में रख करके इसे सरल करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका सूत्र मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको एक छोटी सी लाइन लिखना है कि इन मानों को कहां, समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते हैं। तो V बराबर हम जानते हैं ओम के नियम से क्या होता है RI या IR, है ना, RI। V1 का मान हमने निकाल लिया है IR1, V2 का मान IR2 और V3 का मान IR3। ओके, चलिए अब इसको आप सरल करेंगे तो यहां से जो I तीनों पदों में दिख रहा है इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं विद्यार्थियों RI बराबर क्या, I कॉमन ले लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में बचे क्या R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इस I का पक्षांतरण करें तो ये गुणांक से बटे में आ जाएगा, इसलिए हम I से I को कैंसिल करा दें तो R बराबर निकल के आएगा क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही है श्रेणी क्रम संयोजन का, प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र। ओके, यहाँ पे ये पता चलता है इस सूत्र से कुल प्रतिरोध का जो मान होगा वो तुल्य प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ हमने 3 प्रतिरोधक लिए हैं जिनके प्रतिरोध R1, R2, R3 है, ले सकते हैं। प्रतिरोध और प्रतिरोधक में अंतर है विद्यार्थियों, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है ना, तो प्रतिरोधक का मतलब क्या, जो उपकरण आप चालक सर्किट में उपयोग कर रहे हैं, जैसे विद्युत बल्ब हो गया, है ना, हीटर हो गया, कूलर हो गया, फैंस हो गए, है ना, और इन्हें ही हम क्या बोलेंगे प्रतिरोधक। लेकिन इनके द्वारा जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा की जाती है उस गुण को हम प्रतिरोध बोलते हैं। तो शब्दों को विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि प्रतिरोधक क्या है, सर्किट में लगे हुए उपकरण है, विद्युत उपकरण है, लेकिन प्रतिरोध क्या है, उन उपकरणों का एक गुण है। तो यहाँ पे जो कुल प्रतिरोध होगा विद्यार्थियों वो तुल्य प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होगा। आपको ये लाइन लास्ट में लिख देनी है, और यही क्या प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है। ओके, चलिए इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, और यदि आपको वीडियो पसंद आए विद्यार्थियों तो इसे अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।